जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे के द्वारा 7th फेज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 23 तारीख के 2nd फेज में जो भी क्वेश्चन मैथ का पूछा है वह सभी क्वेश्चनों को हम लोग लगभग सॉल्व करेंगे। रेलवे के द्वारा जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या रीजनिंग का, ये टोटल बेसिक पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी भी चैप्टर से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, टोटल बेसिक क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अगर आपका अभी एग्ज़ाम बाकी हो तो आप ज़रूर जा कर के एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपको केवल कैलकुलेशन करना फास्ट आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखे हैं कि सह-अभाज्य संख्या निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे सह-अभाज्य संख्या को हमको बताना है कि इसमें सह-अभाज्य संख्या कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सह-अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। कि सह-अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया दो संख्या जो दिया रहता है उसका HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो 81 और 56 का HCF कितना होगा। तो HCF निकालने के लिए देखिए तो 81 और 56 कोई एक संख्या से दोनों कटेगा, तो कोई एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी इसका HCF 1 होगा। तो यही इसका आंसर होगा। अब बी नंबर में हम देखते हैं कि बी में दिया है 25 और 40। तो यहाँ पे 5 से 25 भी कटेगा और 40 भी कटेगा, तो इसको हम सह-अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 24 है और 32 है। 24 और 32 8 से भी कटेगा दोनों, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो इसको भी हम सह-अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। यहाँ डी में दिया है 16 और 48। 16 से 16 भी कटेगा और 48 भी कटेगा, तो ये भी सह-अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि a + b + c = 5 तथा a² + b² + c² = 19, तो AB + BC + CA का वैल्यू ज्ञात करना है। तो AB + BC + CA का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा a + b + c का होल स्क्वायर, यानी a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। यहाँ पे a + b + c का वैल्यू रखेंगे, 5 दिया है तो यहाँ पे 5 रखेंगे। 5 का स्क्वायर बराबर a² + b² + c² का वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम है 19, तो 19 लिखेंगे प्लस अब AB + BC + CA का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इन तीनों में से 2 हम कॉमन करेंगे तो प्राप्त होगा AB + BC + CA। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यह 19 प्लस में है, बराबर के बाएं साइड में आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 2 × AB + BC + CA होगा। अब यहाँ पे 25 में से 19 घटेगा तो 6 होगा, तो 6 बराबर 2 × AB + BC + CA होगा। अब 2 से 6 3 बार में कटेगा, यानी AB + BC + CA का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कटता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन संख्या स्वयं से और केवल 1 से कटने वाली है, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। और इस क्वेश्चन में बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की। तो यहाँ पे ऑप्शन में चारों ऑप्शन 3 अंकों का है, यानी चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। यहाँ पे 103 को देख रहे हैं, 103 किसी संख्या से नहीं कटता है, यानी 103 को हम बोल सकते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या है। अब यह एक अभाज्य संख्या है तो इसको हम आंसर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 103 से छोटा 101 है, इसको भी देखेंगे कि यह कोई संख्या से कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे 101
1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, क्योंकि 101 और कोई संख्या से नहीं कटता है। तो यह एक, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे 101 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, तो यही ऑप्शन आंसर होगा इसका। 43 में x से भाग दिया जाता है तो शेषफल x - 5 प्राप्त होता है तथा x एक प्राकृत संख्या है, तो x का मान ज्ञात करें। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ होगा या किसी दोस्त का एग्ज़ाम हुआ होगा तो इस क्वेश्चन को आप दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यह क्वेश्चन आया था कि नहीं, तब आपको विश्वास होगा कि यह टोटल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि नहीं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के बिना हम नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 43 में हम बारी बारी से चारों ऑप्शन से हम भाग करके देखेंगे कि जितना शेषफल आता है उस संख्या को x के जगह पर रखने पर x में से 5 को घटाने पे उस शेषफल के बराबर आता है कि नहीं। जिस ऑप्शन के द्वारा दोनों में आया हुआ शेषफल बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 43 में सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे, तो 43 में 3 से भाग करेंगे तो 3 4 7 होगा, यानी 7 में जब 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पे 43 में 3 से हम भाग किए तो शेषफल 1 आ गया, यानी x का वैल्यू हम 3 माने हैं। तो यहाँ पे हम x के जगह पर 3 रख करके देखेंगे, तो यहाँ पे 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे हमको 1 प्राप्त हुआ है और इस ऑप्शन के द्वारा हमको शेषफल -2 प्राप्त होगा। तो यह दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जितना शेषफल यहाँ पे आया है 3 से भाग करने पे यही शेषफल यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम फिर यहाँ पे ऑप्शन बी के द्वारा 43 में भाग करेंगे, यानी 6 से 43 में भाग करेंगे तो 6 7 42, यहाँ पे 6 से भाग करने पे शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए तो x के जगह पे जब 6 रखेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे जो शेषफल हमको प्राप्त हुआ वास्तविक संख्या में वही शेषफल यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 0.65 को भिन्न में बदले, तो इस 0.65 को भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे हर में 1 बैठेगा। अब 2 अंक पहले दशमलव है तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 से 65 13 बार में कटेगा, 5 से 120 बार में कटेगा, यानी 0.65 का भिन्न रूप हो जाएगा 13/20। 13/20 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सबसे बड़े भिन्न को बताए, यानी यह जो 4 को भिन्न दिया है इसमें सबसे बड़ी भिन्न को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह माइनस में दिया है तो यह तो बड़ी भिन्न होगा नहीं, तो इसको हम बड़ी भिन्न नहीं कहेंगे। अब इस तीनों में हमको बताना पड़ेगा कि कौन बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, यानी इस दोनों में बड़ी भिन्न 5/3 हो गया। अब यहाँ पे इस दोनों में देखना है कि बड़ी भिन्न कौन है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 प्राप्त होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्राप्त होगा, यानी 20 और 21 में 21 बड़ा है, तो 21 जो है 7/4 के द्वारा आया है, यानी 7/4 इस चारों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ऑप्शन 7/4 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि राम ने श्याम को 1 मिलियन रुपया 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देता है तथा श्याम ने इसी रुपया को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए ही सोहन को देता है, तो श्याम को कितना लाभ होगा। यहाँ पे नाम में केवल चेंजिंग है, रुपया, दर और समय इसी यूनिट में दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, यानी श्याम को कितना रुपया फ़ायदा हुआ,
यानी 3 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर होगा, उसी अंतर के बराबर श्याम को फायदा होगा। तो हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हम ज्ञात करेंगे। तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है, मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर बटा 100 होता है। तो यहाँ पे मूलधन 1 मिलियन दिया है, तो 1 मिलियन यह हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ते हैं तो ऐसे इसको पढ़ते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे बोलते हैं। तो 1 मिलियन में कितना जीरो होता है इसको हम देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी मिलियन पे हमको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिलियन है। मिलियन के जगह पे 0 हम अगर लिख देंगे, उसके बाद हम 1 लिखेंगे, तो अब इसको हम 10 मिलियन बोल देंगे, क्योंकि मिलियन के जगह पे 0 लिख दिए हैं, यानी यूनिट के जगह पे 0 लिखे हैं और टेंस के जगह पे 1 लिखे हैं। तो यहाँ पे 1 मिलियन बोला है, तो जहाँ पे मिलियन हम बोलेंगे वहाँ पे 1 लिख देंगे। देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी जहाँ पे हम 10 लाख बोलते हैं वहाँ पे हम 1 मिलियन का यूज करते हैं। यानी 1 मिलियन में हमको ज्ञात हो गया 6 जीरो। तो यहाँ पे मूलधन के जगह पर 1 पर 6 जीरो हम लिखेंगे, 1 पर 6 जीरो, इंटू दर है 10%, तो 10 बट्टा 100 लिखेंगे, यानी 10 बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर के जगह पे 10 है बट्टा 100 है। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ पे हो गया 1 पर 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो इंटू 1 बट्टा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुने 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 होगा बट्टा 100 हो गया। अब 4 गो जीरो नीचे हो गया, यानी 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 2 4 जीरो हो गया। 4 जीरो से यहाँ पे 4 जीरो हम कटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 31 यहाँ पे है, 31 में 1 से गुना होगा 31, फिर 31 में 1 से गुना होगा 31 होगा। अब जीरो कितना बचा, यानी 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पे, यानी 31 पे 3 गो जीरो लगाएंगे। हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ। तो यही अंतर श्याम का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन 31,000 जहाँ पे होगा वही ऑप्शन आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन में दिया है, राम एक स्थान से दूसरे स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा पुनः 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो राम की औसत चाल ज्ञात करें। यानी जब समान दूरी जाता है और फिर वापस आता है, तो इस कंडीशन में औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं 2xy बट्टा x प्लस वाई, यानी 2 गुने x का वैल्यू 10 लेंगे और y का वैल्यू 15 लेंगे। तो x के जगह पर 10 और y के जगह पर 15 यूज करेंगे, यानी 2 गुने 10 गुने 15 बट्टा 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 5 से 15 3 बार में कटेगा, 25 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 10 2 बार में कटेगा, यानी 2 दूनी 4 तय 12। राम का औसत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, तो व्यक्ति का औसत चाल ज्ञात करें। यहाँ पे दूरी और समय का चाल का डाटा अलग अलग हो सकता है। दूरी, समय, चाल पे आधारित 2 क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे हमको औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल का फार्मूला होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे कुल दूरी हमको मालूम है,
कि पहले 40 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर वह 30 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कुल दूरी 70 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमको कुल समय ज्ञात करना है, यानी दूसरे स्थिति में समय 3 घंटा मालूम है, पहले स्थिति में समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यानी 10 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 40 में जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे समय 4 घंटा होगा, यानी कुल समय हो जाएगा 4 घंटा और 3 घंटा 7 घंटा, यानी 7 से 70 10 बार में कटेगा। तो औसत 40 का 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।